भूगोलवेता कुछ ऐसा कहते हैं कि इस पृथ्वी के निर्माण के संबंध में काफी डाउट है और आज तक क्लियर नहीं हुए कि इसका निर्माण हुआ कैसे। जैसा कि हमने कहा कि 4 मंडल है टोटल, है ना। अब ये 4 मंडल है टोटल, और ये 4 मंडल बने कैसे, इसके संबंध में आज तक एक प्रकार से सर्वसहमति नहीं है। सबसे पहले 1800 लगभग 40 के आसपास एक शोध पत्र आया। शोध पत्र मतलब उसने अपनी बात लिखी और उसमें उसने पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी लिखी। मैं वो कहानी सुना रहा हूं अभी आपको, ध्यान से सुनना। कहानी कुछ यूं थी, उसका ये मानना था कि बीच में सूर्य और इसके चारों ओर एक गैस के गोले के रूप में गैस और धूड़, धूड़ होती है ना, रेत, धूल जिसे अपन कह सकते हैं, गैस और धूल का एक बवंडर। जैसे कई बार भूताड़िया आता है ना गांव में वो भूताड़ियो पाबू टाड़ियो ऐसे करते हैं तो भूताड़िया गायब हो जाता है। अभी तो क्या बड़े हो गए हैं और ऐसे आ जाता था, हम ऐसे जोर से नहीं बोलते, मन ही मन बोल देते हैं कि हमें आगे जाए कपड़ा खराब मत करे चला जाता है, चला जाता है। तो उस विद्वान ने क्या कहा, उस विद्वान ने ये कहा कि आरंभ में पृथ्वी घूम रही थी और पृथ्वी इस शेप में नहीं थी। हवा मतलब गैस और साथ में चट्टानों के टुकड़े डस्ट के रूप में, डस्ट धूल के रूप में, ये दोनों का मिक्सर था और एक मिक्सर के रूप में वो घूम रही थी। उस समय ऐसे ठोस अवस्था नहीं थी। ऐसे मिक्सर को हम सामान्य भाषा में नेबुला बोलते हैं। सामान्य भाषा में नेबुला है ना, नेबुला बोलते हैं। ध्यान रखना, बात समझ में आ जाएगी। ये पहला सवाल यहीं तैयार हो जाता है कि नेबुला है जो है कि क्या है। गैस और धूल कणों का बवंडर क्या कहलाता है, नेबुला, जो अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जनरली अपन नेबुला बोलते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा भूगोल के अनुसार अगर अपन जाए तो बड़ी बेकार परिभाषा सामने आती है, समझ में भी नहीं आती, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है। मैं सीधा निष्कर्ष पे ला रहा हूं आपको और ऑप्शन में यही निष्कर्ष आता है। तो पृथ्वी एक नेबुला के रूप में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उस समय ये शेप नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे 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 एक समय के बाद में उसके अंदर से जो वायु थी, ये चक्कर लगाने के दौरान बाहर आने शुरू हुई और वो डस्ट धीरे धीरे इकट्ठी होने शुरू हुई। लंबे समय तक वायु और डस्ट ऐसे चक्कर नहीं लगा सकते। थोड़ी देर 2 साल 5 साल 50 साल चक्कर लगाते लगाते क्या होगा, अंततः वायु बाहर आ जाएगी और वो जो डस्ट है वो क्या हो जाएगी, संगठित हो जाएगी। कहानी आगे क्या बोल रही है, कहानी ये कह रही है कि धीरे धीरे ऐसे चक्कर लगाते लगाते अंततः क्या हुआ कि धीरे 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 वो डस्ट इकट्ठी होती गई और वायु बाहर आ गई। और जो डस्ट इकट्ठी हुई उसमें जो कमजोर कण थे, बहुत कमजोर कण, वो बाहर रह गए और जो बहुत मजबूत कण थे वो केंद्र में आ गए। ये होता है ना, जब भी ऐसी कोई अवस्था आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो हमेशा भारी पदार्थ केंद्र में आ जाते हैं और हल्के पदार्थ बाहर आ जाते हैं। अपन ऐसा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे अब बड़ी कोई ऐसी प्लेट ले लो, उसमें छोटे कण भी डालो, बड़े कण भी डालो, फिर उस प्लेट को जोर से घुमाओगे ना तो केंद्र में, गांव में अपने राब बनाते हैं ना, जब घुमाते हैं तो गड़गड़ा बीच में आवेरा पतली पतली राब बाहर आ जाती है। देखो खाटे में पानी घड़ो है, छाछ में जब ज्यादा पानी डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, पचे अपन घुमाए मिक्स करें पीनो पड़े
होता है ये। चाय में भी जब जो छाननी हो अगर फाट जावे और चाय अगर अंदर चली जाती है तो देखना चाय के अंदर में चली जाती है और बाकी की चीजें ऊपर आ जाती है। हजार टाइप के आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भाई देखो आपको याद नहीं आते, मुझे याद आ जाते हैं मुझे सब याद रहता है कि कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल फिट करना है ना। आपको ऐसे कई बार ताजुब नहीं होता है कि हमारे साथ एग्जाम्पल केड़ा याद आवे डाड़ा ये एग्जाम्पल आपको ही समझ में आते हैं। अब इसमें जिस जो भी ऑनलाइन का कोई बच्चा है, कोई डूंगरपुर का या सीकर जिंदनू का मजा करे कहीं समझ में नहीं आवे एग्जाम्पल तो आता नहीं है, बाकी हिंदी वाली बातें समझ में आ जाती है। तो जब वो डस्ट इकट्ठी हुई तो उस प्रक्रिया में जो ठोस कण थे वो तो चले गए केंद्र के अंदर, और जो कमजोर कण थे वो रह गए बाहर। और ये बात आज भी प्रूव है, पृथ्वी के केंद्र में अधिक घनत्व वाले पदार्थ है। घनत्व क्या है ये भी मैं आगे समझाने वाला हूं। और बाहर सबसे कमजोर पृथ्वी है। सियाल, सीमा और नीफे जब अपन पढ़ते हैं तब आता है कि सियाल सबसे कमजोर है और नीफे सबसे ज्यादा मजबूत है। इस प्रकार स्थल मंडल का निर्माण हुआ और उस वायु के बाहर निकलने से क्या बना, वायुमंडल। उन कमजोर पदार्थ बाहर रह गए और मजबूत पदार्थ अंदर चले गए। उन मजबूत पदार्थों में लोहे की अधिकता थी जो गुरुत्वाकर्षण का कारण बनी, और उसी गुरुत्वाकर्षण ने वो जो पवनें बाहर निकली थी उस नेबुला से, उन पवनों को बाहर जाने नहीं दिया और उस नेबुला को की पवनों को भी इस पूरे के पूरे गोले के साथ में गति करवाई और ऐसे बना वायुमंडल। तो सबसे पहले स्थल मंडल, फिर हो गया वायुमंडल। अब जल कहां से आया, फिर क्या हुआ देखिए। अब आगे विद्वान फंस गए थोड़े, बस ऐसे गए कि अब पानी की हम लाओ पानी भी तो जरूरी है, बिना पानी जल मंडल नहीं बनेगा। और पूरी पृथ्वी का 70% तो वही है, 70% तो वही है, 30% ही तो स्थल है और वायुमंडल का कोई रेशियो नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्या लिखा है कि चूंकि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर निकाल रही थी तो उसमें बहुत सारी हीट थी, गर्मी बहुत थी, गर्म ग्रह था। भाई सीधी सी बात है कि सूर्य के आसपास जो भी है सारे गर्म है, क्योंकि सूर्य के पास के क्षेत्रों में तापमान बहुत है और इस तापमान के कारण इसके आसपास के पिंड भी गर्म है। और पृथ्वी जब घूम रही थी उस समय पृथ्वी भी गर्म गैस का गोला थी। ये भी हम पढ़ते हैं, ये विद्वान ने ये भी कहा। फिर जैसे जैसे पृथ्वी संगठित होती गई तो थोड़ी थोड़ी सूर्य से उसकी दूरी बढ़ती गई। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ी वैसे वैसे उसकी गर्मी कम होती गई और ठंडी ज्यादा होती गई। और जब जैसे जैसे उसकी गर्मी कम हुई तो उसकी ऊष्मा बाहर निकल गई। धीरे धीरे ऊष्मा का ह्रास होना शुरू हुआ और ऊष्मा बाहर के भागों में आनी शुरू हुई। और ऊष्मा जब बाहर के भागों में आई तो उस ऊष्मा की गर्मी और उस वायु की क्रिया से वाष्पोत्सर्जन हुआ, उससे बादल बने, जिससे बारिश होते कौन सा मंडल बना, जल मंडल बना। तो महाराज ने कहीं पूछ लियो चंद्रमा को करायो, तो उसने आगे जवाब दिया, इस गति के दौरान एक बार क्या हुआ कि पृथ्वी का एक टुकड़ा है वो अलग हो गया, अलग होके और वो चंद्रमा बना। तो अलग हुआ तो खड्डा कहां, तो खड्डा है ना, खड्डा भी है, प्रशांत महासागर वो खड्डा है और इसमें पूरा पानी भरने से प्रशांत महासागर बन गया। और यहां से जो चट्टान बाहर निकली उसे हम चंद्रमा कहते हैं। जच रही है बात भाई। ऐसा है कि कोई क्षेत्र ऐसे घूमेगा ना तो जरूर कोई न कोई टुकड़ा टूट जाएगा, टुकड़ा टूट के अलग हो गया और जो खड्डा बना वहां बारिश होते पानी भर गया, प्रशांत महासागर बन गया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं ये विद्वान कह रहा है। 1840 के आसपास वैज्ञानिक उपकरण थे नहीं। अब उस समय विज्ञान तो था ही नहीं, बिल्कुल दूरबीन नहीं थी, प्रयोगशालाएं नहीं थी।
पहली प्रयोगशाला न्यूटन ने अपनी घर की बनाई थी 1700 के आसपास, 1698 के आसपास। उससे पहले दुनिया में लेबोरेटरी भी नहीं थी। तो बिना विज्ञान की ये थियरी भी ठीक थी, हालांकि आज की तारीख में इसको कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अब इसका पूरा शोध हो चुका है।